हेलो बच्चों, मैं अनुराग विश्वकर्मा अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन को पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग पार्ट 1 में देखे, जो हमारा लास्ट टॉपिक था पार्ट 1 का, दर्पण के बारे में देखा गया। दर्पण के हम लोग देखे टाइप्स क्या होता है, कि दर्पण हमारा होता क्या है। दर्पण के दो टाइप्स मेनली होते हैं, एक गोलीय दर्पण होता है और एक समतल दर्पण होता है। गोलीय दर्पण के दो पार्ट्स होते हैं, एक उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। तो हम लोगों ने इसको देखे कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। आज हम लोग दर्पण पढ़ने से पहले, टाइप्स पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है प्रतिबिंब, क्योंकि प्रतिबिंब जो है हमें दर्पण में बनाना है। जब तक हमें प्रतिबिंब के बारे में नॉलेज नहीं होगा तब तक हम दर्पण का एक उपयोग नहीं जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं टॉपिक प्रतिबिंब से। देखिए, अगर बात करते हैं, चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन बात करते हैं। देखिए, हमारा जो टॉपिक है प्रतिबिंब, क्योंकि दर्पण से हमें क्या बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है, और प्रतिबिंब की हमें नॉलेज होनी जरूरी है। तो बात किया जाए अगर प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमेज बोला जाता है। तो देखिए, होता क्या है एक्चुअली, जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु वस्तु से क्या होगी, चलती है, तो परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात दो या दो से अधिक किरण जब किसी बिंदु पर जाके मिलती है या काटती है या काटती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु पर क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आइए हम लोग इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, हमारे पास इस दर्पण है, ये दर्पण का अभी हम नाम क्या है, अवतल दर्पण है। मतलब एक सरफेस है जो कैसा सरफेस है, कर्व सरफेस है। तो कर्व सरफेस में हम देख रहे हैं कि इधर क्या है, पॉलिश किया गया है, और इधर वाला जो सरफेस होगा ये रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा। और हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। तो यहाँ से सपोज कोई वस्तु क्या हो रही है, चल रही, मतलब बिंदु है, यहाँ पे वस्तु कोई रखी गई है, दर्पण के सामने रखी गई है। तो यहाँ से देखिए, जब प्रकाश की किरण क्या होगी, चलेगी, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्योंकि हम लोग परावर्तन की घटना जानते हैं कि जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने तल पे गिरती है तो उसका भाग क्या होता है, वापस लौट जाता है उसका अधिकांश भाग। तो देखिए, ये प्रकाश की किरण आएगी, ठीक है, यहाँ से टकरा के इसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ऐसे बहुत दो एक किरण और लेते हैं, ठीक है, यहाँ से भी इस प्रकाश का क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो देखेंगे परावर्तन के पश्चात दो किरण क्या हो रही है, एक दूसरे को काट रही है। जब दो किरण एक दूसरे को काटती है, वहीं पर वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो ये दो कंडीशन हो सकता है, या तो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होगा या तो आभासी होगा। वास्तविक कब होगा, यहाँ पे देखिए, दो किरण जो प्रकाश की है, ये किरण क्या हो रही है, ये वास्तव में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं। अगर बात किया जाए आभासी प्रतिबिंब की, तो देखिए, हम दर्पण एक इस तरह का सरफेस ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण क्या होगी, यहाँ से कोई वस्तु रखी गई है मुख्य अक्ष पे, प्रकाश की किरण चलेगी, यहाँ से दर्पण से क्या होगी, टकराएगी, तो इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, मीन्स प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। ऐसे एक प्रकाश की किरण और लेते हैं, यहाँ से प्रकाश की किरण गई, इसका भी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। देख रहे हैं कि ये दोनों किरण जो है, रिफ्लेक्शन जब इसका हो रहा, परावर्तन हो रहा है, ये कहीं भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, और ये दूर हटती जा रही हैं, एक दूसरे से क्या हो रही है, दूर हटती जा रही है। इसका मतलब हुआ कि ये किरण अनंत पे भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस किरण को पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा ऐसे, ठीक है, ऐसे मैं क्या करूंगा, किरण को पीछे की तरफ हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो मुझे एक बिंदु मिलेगा, और उस बिंदु पर क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे, जो प्रतिबिंब बन रहा है ये दर्पण के पीछे बनना है। इट मीन्स दर्पण के पीछे बनने का मतलब ये कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्योंकि हम लोग प्रतिबिंब का डिफिनेशन अगर देखा जाए कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जब दो या दो से अधिक किरण किसी एक बिंदु पर काटती हैं, यहाँ एक बिंदु पर क्या हो रही है, काटती हैं दो या दो से अधिक किरण, यहाँ पे क्या हो रहा है, काटती हुई
प्रतीत हो रही हैं तो उस बिंदु पर क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ देख रहे हैं काटती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। तो हमारा प्रतिबिंब भी दो तरह का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब मीन्स जहां पे दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें वास्तव में काटती है वहां पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और दूसरा हमारा बन रहा है आभासी प्रतिबिंब। तो इसका हम डिफिनेशन लिख लेते हैं कि होता प्रतिबिंब क्या होता है कि किसी बिंदु वस्तु से, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जब किसी बिंदु पर मिलती हैं, किसी बिंदु पर मिलती हैं मीन्स क्या हो जाएगा, एक्चुअल में मिल रही है, वास्तव में, तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। क्लियर है। या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब। कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब। मिलती है, प्रतीत होती है, तो आभासी बने। तो उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, क्लियर है कि जब प्रकाश की दो या दो से अधिक किरण परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जब किसी बिंदु पर जाके क्या होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, दो सिचुएशन हो सकता है, या मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु का हम क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और यहाँ पे हमारा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हमारा था प्रतिबिंब के टाइप्स थे और प्रतिबिंब क्या होता है। तो हम आते हैं जो हमारा नेक्स्ट इसके पहले वीडियो में जो शुरू किए थे कि दर्पण के टाइप्स है, तो दर्पण के टाइप्स के बारे में हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बात करते हैं दर्पण के टाइप्स में। दर्पण देखिए होता क्या है, दर्पण में हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है, दर्पण से ही प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण मतलब ऐसा कोई सरफेस या ऐसा कोई वस्तु या यंत्र जो प्रकाश की किरण को लगभग 100% क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे। मीन्स 100% जब रिफ्लेक्ट कर दे प्रकाश की किरण को, तो कैसी बिहेव करेगा, एक दर्पण की बात बिहेव करेगा। नहीं तो हर एक वस्तु, संसार की हर एक वस्तु क्या हो जाती, दर्पण हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक वस्तु प्रकाश की किरण को 100% रिफ्लेक्ट नहीं करती है। तो हम बात करते हैं दर्पण की। दर्पण में हम लोग देखें कि दर्पण दो तरह का होता है। ठीक है, दर्पण जो होता है दो तरह का होता है। एक होता है समतल दर्पण, और दूसरा होता है हमारा गोलीय दर्पण। ठीक, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण में दो टाइप्स होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण मीन्स कॉनकेव मिरर और ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। और इसको दर्पण को गोलीय के स्फेरिकल मिरर या इसको क्या कहेंगे, इसको प्लेन मिरर हो गया, ये प्लेन मिरर, और ये होता है स्फेरिकल मिरर। तो पिछले वीडियो में हम लोग इसको देख लिए थे कि इसका जो टाइप्स होता है। अब हम एक एक करके दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे पहला हमारा दर्पण होगा समतल दर्पण होगा। तो समतल दर्पण के बारे में हम लोग देखते हैं कि समतल दर्पण कहते किसे हैं। देखिए, समतल से मतलब मीनिंग ही समझ में आ रहा है। समतल का मतलब क्या है, इंग्लिश प्लेन होता है। प्लेन मतलब जिसका सरफेस क्या होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए।
मतलब ऐसा दर्पण, समतल दर्पण की बात किया जाए, समतल दर्पण मीन्स ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं, उसे समतल दर्पण कहते हैं। देखिए परावर्तक तल का क्या मीनिंग हुआ? परावर्तक तल वे तल होते हैं जहां से प्रकाश की किरण क्या होती है, टकरा कर वापस लौट जाती है उसी माध्यम में, उस तल को ही क्या कहते हैं, परावर्तक तल कहा जाता है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होता है, समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब इसके बाद जो हमारा है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब हम लोग सीखेंगे कि समतल दर्पण, क्योंकि हम लोग प्रतिबिंब ही पढ़ चुके और दर्पण की एक आइडिया हो गई, दर्पण से बनना क्या है, प्रतिबिंब बनना है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, देखिए समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखिए मैं एक सरफेस ले रहा हूँ, इस सरफेस को क्या है, एक प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस का, और इसके दूसरी तरफ क्या मैंने कर दिया, एक पॉलिश कर दिया। इस सरफेस को मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। और इसका जो इधर वाला सरफेस दिख रहा है, ठीक है, ये सरफेस दिख रहा है, इस सरफेस को हम लोग बोलते हैं परावर्तक तल बोलते हैं। यहां से प्रकाश की किरण क्या होगी, टकरा के वापस जाएगी। देखिए होता क्या है इसमें कि अगर बात करते हैं, सपोज यहाँ पे हम कोई वस्तु रख दे रहे हैं, यहाँ पे मैं कोई एक वस्तु रख दे रहा हूँ, इस वस्तु का नाम दे रहे हैं ए और बी। जब प्रकाश की किरण इस वस्तु से क्या होगी, चलेगी, प्रकाश की किरण यहाँ से इस वस्तु से चली तो उसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या हो जा रहा है, रिफ्लेक्शन हो जा रहा है, मीन्स परावर्तन हो जा रहा है। ऐसे एक प्रकाश की किरण और लेते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से भी इस पर क्या हो जा रहा है, रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। और एक चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पे दोनों किरणें जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, समांतर जा रही हैं, वो दूर हटते चली जा रही हैं। ये दोनों किरणें कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। इस किरण को हम कहाँ बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, पीछे की तरफ बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसे हम पीछे की तरफ इसको बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ पे पीछे बढ़ाने पे हम पाएंगे कि ये जो दोनों प्रकाश की किरण थी वो एक दूसरे को इस ए डैश बिंदु पे क्या हो रही है, काटती हुई प्रतीत हो रही है। तो इस प्रकार जो वस्तु का ए डैश बी डैश वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बन जाता है। एक समतल द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उसका क्या है, किरण आरेख खींचने का नियम है, मतलब ये क्या, किरण आरेख है। अब इसमें देखिए समतल दर्पण के कुछ गुण होते हैं। समतल दर्पण की गुण की बात किया जाए, पहला देखिए समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में जो हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो हमेशा वस्तु के बराबर होता है। मीन्स समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। मतलब समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के सदैव बराबर होता है। मतलब जितना बड़ा हमारा वस्तु रहता है उतना बड़ा हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और देखिए जितनी दूरी पे हमारा वस्तु दर्पण के सामने रखी गई है उतनी ही दूरी पे वस्तु दर्पण प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनने। दूसरा पॉइंट हो गया, जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है।
समझ में आ गया पॉइंट है कि जितनी दूरी पे सपोज दैट ए हमारी u दूरी पे वस्तु रखी गई है, तो जो प्रतिबिंब की दूरी सपोज हम b मान ले रहे हैं, तो जो b की बराबर होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, u के बराबर होगा। मीन्स वस्तु की दूरी दर्पण से और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से दोनों आपस में बराबर होते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें देखिए, तीसरा पॉइंट इसका जो है समतल दर्पण में देखिए यहाँ पे किरण क्या हो रहा, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनाएगा वो कैसा बनाएगा, आभासी बनाएगा। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी कौमा सीधा होता है। जब भी बात आ गया आभासी के, चाहे कोई भी दर्पण हो, अगर बात किया जाए अवतल की भी उत्तल की, अगर आभासी शब्द आ जा रहा है तो वहां पे किरण क्या हो रही, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसका मतलब उसका जो प्रतिबिंब बनेगा और क्या बनेगा, सीधा बनता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4th नंबर जो हमारा पॉइंट है कि आवर्धन की बात। समतल दर्पण में आवर्धन, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन यम बराबर जो होता है वो प्लस का क्या होता है, 1 होता है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समतल दर्पण में ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें रेखीय आवर्धन कितना होता है, सदैव 1 होता है। और कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा जिसमें रेखीय आवर्धन क्या होता है, 1 होता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट समतल दर्पण के हैं। जैसे अगर हम बात करें कि समतल दर्पण को अगर थीटा डिग्री से क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। अगर समतल दर्पण को थीटा डिग्री से क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, मीन्स इंसिडेंट रे को, जो आपतित किरण को हम स्थिर रख के समतल दर्पण को थीटा डिग्री पे घुमा रहे हैं, तो जो उसका इमेज होगा, ठीक है, इमेज कितने डिग्री पे घूम जाएगा, 2 थीटा डिग्री पे क्या करता है, घूम जाता है। तो ये हमारा रहा समतल दर्पण जो हमारे क्लास 10 तक के सिलेबस में है, और इतना काफ़ी है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए इसके बाद देखिए, अब हमारा जो दूसरा दर्पण है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में क्या है, 2 टाइप्स हैं, एक है अवतल दर्पण और एक है उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण देखिए एक्चुअली होता क्या है, गोलीय दर्पण से ही मीनिंग समझ में आ रहा है कि जिस दर्पण का सरफेस क्या होना चाहिए, गोलीय होना चाहिए, उस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक तल क्या होना चाहिए, गोलीय होना चाहिए। गोलीय दर्पण देखिए, गोलीय दर्पण क्या होता है, देखिए अगर हम बात करें गोलीय, क्योंकि ये दर्पण जो होगा, ठीक है, एक किससे काट के बनाया गया होगा, एक गोले का भाग है, एक गोले का क्या है, भाग है, जिसका परावर्तक तल कैसा होना चाहिए, गोलीय होना चाहिए। एक खोखला गोला रहता है, उसको हम क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं और काट के एक दर्पण बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एक दर्पण बना देते हैं। और दर्पण बनाते कैसे हैं, इसके एक सतह पे हम क्या लगा देते हैं, पेंट लगा देते हैं। और जो ये बाहरी वाला जो ब्लू कलर का दिख रहा है, इस तल को हम लोग परावर्तक तल बोलते हैं। तो गोलीय दर्पण क्या होगा कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ये हमारा था गोलीय दर्पण कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, कि गोलीय दर्पण मतलब एक क्या, जिसका परावर्तक तल गोलीय होता है उसे क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। जैसे हम समतल दर्पण में देखें कि समतल का परावर्तक तल प्लेन था, समतल था। तो गोलीय दर्पण में 2 टाइप्स हैं, एक हमारा है अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण में क्या हुआ
कि अवतल दर्पण क्या है, एक गोले का ही मतलब गोलीय का ही भाग है। तो इसमें देखते हैं, अगर हम बात करते हैं इसको, देखिए एक गोले के भाग इस इतने पार्ट को ले रहे हैं, जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसको हम मान ले रहे हैं कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण में देखिए ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण क्या होता है कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तक तल जो होता है, इस तल को हम लोग बोलते हैं परावर्तक तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, परावर्तक तल। मीन्स जिसमें परावर्तक तल दबे हुए तल से होता है या परावर्तन दबे हुए तल से होता है, और जो उभरा हुआ भाग दिख रहा है, ठीक है, जो ब्लैक जो पेंट लगाए हैं, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है इधर वाला, ये उभरा हुआ भाग, ये पेंट किया गया भाग है, पेंट किया गया भाग या पॉलिशदार सतह, या पॉलिशदार सतह, ठीक है। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तक दबे हुए तल से होता है, परावर्तक कहाँ से होगा, दबे हुए तल से होगा, और बाहरी जो उभरा हुआ तल होता है वो पॉलिशदार सतह होता है, ऐसे दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो होगा कि यहाँ पे जो सपोज दैट यहाँ पे वस्तु कोई रखी है, ठीक है, हमारा मुख्य अक्ष हो गया। जब प्रकाश की किरण क्या होती है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या गिरेगी, ऐसे स्ट्राइक होगी, मतलब इस पॉइंट पे परावर्तक तल पे, तो उसका क्या होना है, रिफ्लेक्शन होना है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, मतलब जिसमें परावर्तक तल दबे हुए तल से होता है। तो ये हमारा गोलीय दर्पण हो गया, और यहीं पे वस्तु का देखिए क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ऐसे बात करते हैं अवतल की, उत्तल की, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में देखिए कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है, अब यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूंगा, ऐसे पलट दूंगा, ठीक है। अब इसका तल देखिए, जो ये वाला तल आपको दिखेगा, ठीक है, ये बाहरी वाला तल आपको दिख रहा होगा, और ब्लू वाला उधर दिख रहा होगा, इस वाले तल को हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तक तल बोलेंगे। और जो पॉलिश कर देंगे इस सतह को हम क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए। क्लियर है ये। अब यहाँ देखिए क्या होगा, प्रकाश की किरण, ये हमारा सपोज ये मुख्य अक्ष है, इसको मान ले रहे हैं। प्रकाश की किरण क्या होगी, यहाँ से देखिए गिरेगी, ठीक है, यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, यहाँ से गिरेगी, इस सरफेस पे ऐसे प्रकाश की किरण का क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ऐसे प्रकाश की किरण की क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगी। मीन्स उभरे, जिस दर्पण में उभरे हुए तल से परावर्तन होता है, जिस दर्पण में, इसका कह सकते हैं, या इसको गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के पास है, ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, दबे हुए तल से होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहेंगे, अवतल दर्पण कहते हैं। ये फिगर आपका जो दिख रहा है, ये किसका फिगर है, अवतल दर्पण की। ऐसे बात करें, ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, उभरे हुए तल से होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये हमारा जो फिगर दिख रहा है, ये उत्तल दर्पण का फिगर है, डायग्राम है। तो उम्मीद है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, समतल दर्पण समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है कि अब हम सीखेंगे कि जो प्रतिबिंब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो हमारे एग्जाम में क्या होता है, आता है। तो चलते हैं, अगला टॉपिक जो है गोलीय दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण
कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, और ये हमारे बोर्ड में इससे क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए इसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक गोलीय दर्पण बनाते हैं। ठीक है, एक गोलीय दर्पण हो गया, मतलब एक गोला है क्योंकि दर्पण, अब इसको हम इतना सरफेस इसको ऐसे काट लिए। ठीक है, अब अंदर वाला, ये बाहर वाला तल देखिए, ये अंदर वाला तल परावर्तक तल है और इधर क्या लगा दिया हमने, पेंट लगा दिया। तो इसका देखिए इस तल को, जो पूरा तल आपको दिख रहा होगा, जितना हम ये सरफेस लिए हैं, इसी को हम लोग कौन सा तल बोलेंगे, ये परावर्तक तल होता है। कौन सा तल है ये, परावर्तक तल है। परावर्तक तल बता दिए हैं कि जहाँ से प्रकाश की किरणें क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। अब देखिए परावर्तक तल का एक मध्य बिंदु है, परावर्तक तल का क्या है, मध्य बिंदु है। इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, मतलब पी से प्रदर्शित करते हैं, और इसको क्या बोला जाता है, ध्रुव बोला जाता है। ये ध्रुव हो गया। फिर देखिए ये जो दर्पण हमारा आपको दिख रहा होगा, ये दर्पण एक गोले का भाग होता है। तो गोले का इस गोले का एक सेंटर होगा, इस सेंटर को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसका नाम होता है वक्रता केंद्र। इसको हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। समझ में आ रहा होगा, ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र हो गया। अब देखिए इसका डिफिनेशन अगर कैसे दिया जाएगा कि पूछेगा वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, मीन्स उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इसको लिख लीजिएगा, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो वक्रता केंद्र क्या हो गया, उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर बात आते हैं ध्रुव पे। अगला हमारा है ध्रुव है। ध्रुव देखिए क्या होता है, ध्रुव हम क्या बताएं आपको, जो परावर्तक तल है उसका जो मध्य बिंदु है वही दर्पण का क्या होता है, ध्रुव है। तो कह सकते हो आप परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो इसको लिख भी लीजिए, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। पी मतलब पोल, प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है। ऐसे देखिए वक्रता केंद्र, उस गोले का केंद्र, यहां लिख दे रहे हैं, उस गोले का केंद्र, गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है, उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है, उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। चलिए इसके बाद देखिए वक्रता केंद्र और ये क्या है, देखिए गोला है और गोले का है, ये परिधि बोला जाएगा, मीन्स इसको मिलाने वाली जो रेखा है। ठीक है, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। और इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। तो इसको एक हमारा अगला पॉइंट हो गया ये वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या का देखिए कह सकते हैं वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की ही दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की ही दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र तथा दर्पण के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या यहाँ देखिए क्या है, जो CP है, कह सकते हैं CP इक्वल टू क्या है, R है, और यही क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होती है। समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखिए अगर हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन जो वक्रता केंद्र और ध्रुव और वक्रता केंद्र से जो लाइन जाती है, उस लाइन को, रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो अगला पॉइंट हमारा जो है मुख्य अक्ष मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो वक्रता दर्पण के ध्रुव
दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए ये सब डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं हैं इंपॉर्टेंट है। अब मुख्य अक्ष क्या होगा? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से देखिए एक लाइन जा रही है और इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ऐसे ध्रुव हो गया, फिर इसके बाद क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया, इसको हम लोग ध्रुव से। फिर इसके बाद देखिए फिर आता है दर्पण का दौरक। दौरक का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। दौरक का मतलब दरवाजा एक तरह का, और दरवाजा किसके लिए है? प्रकाश के लिए, मतलब परावर्तक तल को ही, ठीक है, दर्पण के परावर्तक तल को ही दर्पण के परावर्तक तल को ही क्या कहते हैं? दर्पण का दौरक कहलाता है। समझ में आ गया होगा कि जो यह परावर्तक तल दिख रहा है ये दर्पण का क्या कहलाता है? दौरक कहलाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी 2 पॉइंट और बचा है। चलिए इसके बाद जो हमारा इम्पॉर्टेंट ये है एक इसमें परिभाषा जिसे मुख्य फोकस बोला जाता है। मुख्य फोकस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मुख्य फोकस। चलिए एक पॉइंट है इसमें मुख्य फोकस। देखिए मुख्य फोकस हम लोग एक डायग्राम में देखिए समझिए कि एक हम दर्पण ले रहे हैं। ये हमारा कौन सा दर्पण है? एक अवतल दर्पण है और एक दर्पण और कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ये हमारा अवतल दर्पण है और इसको क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। चलिए अब यहाँ से हमें मुख्य अक्ष तो पता चल गया कि इसका परावर्तक तल होगा, इसे P होगा और इसका एक सेंटर होगा, तो ये लाइन क्या होगी? मुख्य अक्ष होगी। तो देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है, सॉरी मुख्य फोकस क्या होता है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चल रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, बहुत सारी किरण आएंगी ऐसे, ठीक है, एक किरण और ले लेते हैं। अब देखिए परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। तो 2 सिचुएशन हो सकता है मुख्य फोकस का, एक तो मुख्य अक्ष के बिंदु से होकर जाएगी और एक जाती हुई प्रतीत होगी। जैसे हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की। इसमें देखिए क्या होगा, ये इसका सपोज वक्रता केंद्र है, यहाँ से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, इसका क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, इसका भी क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो इस किरण को हम देखिए पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ऐसे किरण को क्या करेंगे? पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि मुख्य अक्ष के एक बिंदु से आती हुई क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है। यहाँ पे क्या लग रहा है? यहाँ पे मुख्य फोकस से बिंदु से जाती है, यहाँ पे मुख्य अक्ष के एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। जब आती हुई प्रतीत हो तो कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। जब जाती है तो कौन सा होगा? अवतल दर्पण होगा। तो इसमें देखिए इसका डिफिनेशन क्या दे सकते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर
जाती है तो कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। कौन सा दर्पण होगा? ये अवतल दर्पण होगा। या मुख अक्ष के एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं, या मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर हो गया होगा कि परावर्तन के पश्चात समांतर अगर प्रकाश की किरण आ रही है तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जा रही है तो वहाँ क्या हो रहा है, मतलब उस बिंदु को क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। या आती हुई प्रतीत हो रही है तो उसे भी क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। अब आपको एक चीज दिख रहा होगा, यहाँ पे प्रकाश की किरण को एक क्या कर रही है? एक जगह केंद्रित कर रही है, और यहाँ पे प्रकाश की किरण को क्या कर रही है? फैलाने का काम कर रही है। तो इसलिए इसको हम कौन सा दर्पण बोल सकते हैं? एक होता है कन्वर्जेंट, एक होता है डाइवर्जेंट। यहाँ पे क्या काम कर रहा है? कन्वर्जेंट का काम कर रहा है, कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट मिरर भी इसको बोला जाता है। और ये डाइवर्जेंट मतलब ये फैलाने का काम कर रहा है, तो इसको कौन सा मिरर बोलेंगे? डाइवर्जेंट मिरर बोलेंगे। तो इसको भी, इस पॉइंट को याद रखिएगा। मतलब जो एक प्रकाश की किरण को फैला रही है, सॉरी एकत्रित कर रही है, और एक प्रकाश की किरण को फैला रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही टॉपिक, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? स्टार्ट किया जाएगा। थैंक यू।